आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 दिन में यह युद्ध कहां पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो गया है और कैसे ईरान अभी भी इस जंग में डटा हुआ है। 3 बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अली खamenei की मौत के बाद ईरान इस वक्त पूरे उबाल में है और ईरान के लिए यह नाक की लड़ाई बन गई है। वो इस वक्त समझौते के लिए तैयार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान में अली खamenei को मारा है। ऐसे में कोई भी समझौता अगर इस युद्ध को लेकर वो करता है तो उसकी नाक कट जाएगी, क्योंकि इसी वजह से तो वो पूरे मध्य पूर्व में तहलका मचा रहा है, अलग अलग देशों में हमला कर रहा है। कतर से लेकर सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम देशों पर, बहरीन जिन पर वो हमला कर रहा है, वो तमाम देश भी आज उसके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के मद्देनजर अगर इस पूरी खबर को समझिए तो ईरान में जो हलचल मची हुई है, उस गुस्से में एक वक्त पर जो विद्रोह भी था वो अभी शांत पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान में अगर कोई हावी है तो वो लोग जो खamenei के समर्थक थे। देखिए, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का जो ये युद्ध है उसका 5 दिन हुआ है। जिस तरह से अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान दे रहा है, साफ है कि ये युद्ध अगले 15 से 20 दिनों तक जारी रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं 4 सप्ताह। आपको शायद एक बात नहीं पता होगी कि ये युद्ध को भले ही 5 दिन हुए हो, लेकिन युद्ध का बिगुल पिछले साल जून में ही फूंका जा चुका था। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए थे। इन हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया था, क्योंकि महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो गया था। लेकिन ईरान उस वक्त जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसे सांकेतिक तौर पर कतर के अल उदैद पर मिसाइल हमला किया था, लेकिन सच यह है कि उस दिन वो मन महसूस कर रह गया था। इस वक्त 12 दिन का वॉर तो खत्म हो गया था उस वक्त पर, 8 महीने पहले, लेकिन इससे ईरान और अमेरिका को 2 बड़े सबक मिले। ईरान को सबक मिल गया था कि अमेरिका इजराइल के कहने पर उस पर बड़े हमले कर सकता है, और अमेरिका को सबक यह मिला कि ईरान उनके सैन्य बेस पर हमले कर सकता है और वो ये हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। उस दिन से लेकर 28 फरवरी तक, यानी लगभग 8 महीने बाद, अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल क्षमताओं को भांप चुके थे। उन्हें पता था कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक भी लिया गया तो भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी दोस्त ईरान के हमलों से बच नहीं पाएंगे। बस इसी सोच के साथ ईरान को अस्थिर करने, खamenei को विलेन बनाने और लंबे युद्ध के लिए खुद को तैयार करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया था। ईरान आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके दुश्मन देशों ने इसी का फायदा उठाया। ईरान में जेनजी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कारण था महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी करेंसी का कमजोर होना, और वो कट्टर शासन जो अली खamenei वहां पर चलाते थे। ईरान का आरोप था कि इस आंदोलन को इजराइल और अमेरिका संचालित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हो रहे आंदोलन को खूब समर्थन दिया। और सोचिए ना, नेतन्याहू ने तो वहां पर नेशनल टीवी को हैक कर लिया मोसाद ने, और उनका मैसेज चला कि ईरानियों सड़क पर निकलो, ईरान के लोगों अपने रिजीम को चेंज करो, कट्टर शासक को खत्म करो। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ईरान की जनता सड़कों पर निकले। ईरान सत्ता परिवर्तन अगर करेगा तो आम जनता की मंशा से करेगा, क्योंकि इस बार फुट सोल्जर्स ना इजराइल के ना अमेरिका के ईरान पहुंच रहे हैं। ईरान के इस्लामिक कट्टरपंथी शासन को कुचलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अगर ईरान ने आंदोलनकारियों को फांसी दी तो अमेरिकी उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। अब यह मौका अमेरिका और इजराइल दोनों कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की अब 3 वजह दुनिया के सामने लाई गई। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरी वजह लाई गई, ईरान के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाना, इसलिए हमला कर रहे हैं। तीसरा, ईरान का ताकतवर मिसाइल प्रोग्राम, जिसकी पहुंच इजराइल तक थी। इन तीनों वजहों को हमला ना करने के शर्त के तौर पर पेश किया जाता रहा, हमला करने के शर्त के तौर पर पेश किया जाता रहा, ताकि दुनिया के लोग उनको यही लगे कि अमेरिका बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को खत्म नहीं करना चाहता था। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल को उस पर हमले का बहाना मिला। इजराइल ने बिना मौका चूके अली खamenei के ठिकानों पर अचानक हमला किया और इसी हमले में खamenei की मौत हो गई। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most
overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. अमेरिकी और इजराइल, उनको पहले से मालूम था कि सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ईरान वही करेगा जैसा पिछली बार किया। ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने वही किया जिसकी संभावना थी, जिसकी आशंका थी, और यहां से अमेरिका और इजराइल को पूरे ईरान में हमले करने का मौका मिल गया। अब यह युद्ध कितने दिन चलेगा, यह आज 5वें दिन भी कहना मुश्किल है, लेकिन लंबा चलेगा यह तय है। ऐसे में अब एक सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को क्या हासिल हुआ। अगर हम इजराइल की बात करें तो अब तक के युद्ध से ऐसा लगता है कि वो इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई अमेरिका के कट्टर दुश्मन जरूर थे, लेकिन अमेरिका को उनसे सीधा खतरा नहीं था। अगर किसी देश को ईरान से सबसे ज्यादा खतरा था तो वो देश था इजराइल। अयतुल्ला अली खामेनेई कई बार कह चुके थे कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, और ईरान के हमलों के बाद दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं बचेगा। इसीलिए ईरान पर हमला और अयतुल्ला खामेनेई का मारा जाना अमेरिका से ज्यादा इजराइल की जीत है। ईरान ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को खड़ा कर दिया है। इसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसमें इराकी मिलिशिया भी शामिल है, 3H। ये वो आतंकवादी संगठन थे जिन्हें इजराइल के खिलाफ खड़ा किया गया था। इजराइल मानता है कि अली खामेनेई की मौत से ईरान के ये प्रॉक्सी आतंकी संगठन कमजोर होंगे, और फायदा किसको होगा? सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। अमेरिका के लोग भी ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई से उस तरह की नफरत नहीं करते जैसी इजराइल के लोग करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि पूरे इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। अली खामेनेई की मौत नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी जीत है, उनके लिए राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा बूस्टर डोज है, और इजराइल की जनता के लिए उस आतंकी हमले का सीधे इंतकाम है, बदला है जो एक वक्त पर अचानक से उन पर किया गया था, और तब उनके आम लोग अपना जश्न मनाते हुए मारे गए थे। इजराइल के लोगों ने अली खामेनेई की मौत का जश्न मनाया है, लेकिन अमेरिका में बसे ईरानी ही खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं। मतलब जो आम अमेरिकी है, उनके लिए खामेनेई इतना बड़ा दुश्मन कभी था ही नहीं, ना उन्हें सीधा कोई उनसे खतरा था। अब इसी से समझा जा सकता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने लोगों का भरोसा जीता है। नेतन्याहू को बहुत फायदा हुआ है। फायदा तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हुआ है, जिन्हें इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव लड़ने हैं, और अब इन चुनावों में उन्हें खामेनेई की मौत का फायदा मिल सकता है। और यह भी तय हो गया कि इस पूरे इलाके में जो तमाम मुस्लिम देश, जिनमें ईरान शामिल था, जिसमें आप देख रहे थे कि लगातार लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह उन पर अटैक करता था, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक की इस पूरी लड़ाई में इजराइल का वर्चस्व साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर उसने ईरान में शियाओं के सबसे बड़े नेता, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार गिराया है। इसकी कल्पना कीजिए कि इस पूरे इलाके में इजराइल के लिए यह अपना बाहुबल दिखाने का सबसे बड़ा मोमेंट है, जिसमें वो ये जान रहा है कि अब तक उसकी गर्दन पर हाथ रखने वाले ये तमाम देश अब उसका दबदबा मानेंगे, क्योंकि उसने अयतुल्ला खामेनेई को मार दिया है। वो लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर। अब सवाल यह है कि अली खामेनेई की मौत से राष्ट्रपति ट्रंप को क्या हासिल हुआ। सच तो यह है कि इस युद्ध में भले ही अभी तक अमेरिका ईरान पर भारी दिख रहा हो, लेकिन इस युद्ध की वजह से ट्रंप को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक दुनिया में अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की थी जो खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सबसे बड़ा रक्षक बताता था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप
पहले वेनेजुएला और ट्रंप के कार्यकाल में अब अमेरिका की यह छवि तार तार हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका ने 7 देशों पर हमले किए हैं। इनमें वेनेजुएला और ईरान पर हुआ हमला सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह बड़ा इसलिए है, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने अपनी सेना भेजी, वहां के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवा लिया, उठाकर अमेरिका ले आए। उनके खिलाफ अब हियरिंग चल रही है, अमेरिका में सुनवाई चल रही है। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की हत्या तो करवा दी, लेकिन यह कहा जाता है कि अयतुल्लाह खमेनी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। और अब तक अमेरिका पर आरोप लगते थे कि वो पर्दे के पीछे से अलग अलग देशों में सरकारें बदलवाने में भूमिका निभाता है। उसका डीप स्टेट, सत्ता, तख्ता पलट, ऐसे तमाम काम सालों साल, दशकों से कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो अपने विरोधी देशों में सेना की मदद से तख्ता पलट कराता है। वो किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या करवा देता है। अली खमेनी के मारे जाने से अमेरिका को 2 फायदे हैं। पहला है मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ना। चाइना और रशिया के दोस्त ईरान पर हमला करके अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्ध का मोर्चा खोलकर अपना दबदबा बढ़ाया है। चाइना और रशिया दोनों ही देश ईरान के साथ केवल बातचीत के स्तर पर ही साथ दिखे, युद्ध के मैदान में अभी तक नहीं उतरे हैं, जबकि अमेरिका, इजराइल और कुछ नेटो देश इसमें कूद चुके हैं। अब देखिए, इस एक युद्ध से अमेरिका ने न सिर्फ स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना पर एक दबाव बनाया है, बल्कि रशिया को भी अलग थलग साबित कर दिया है। और इसी वजह से यह युद्ध अमेरिकी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति को जरूर दिखाता है। इस युद्ध से अमेरिका का दूसरा फायदा, ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल पार खत्म करना। इससे अब वो चैन की सांस लेगा। अगर ये युद्ध ना होता तो अमेरिका हमेशा इस डर में रहता कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल बनाकर उन पर हमले कर सकता है या चोरी छिपे न्यूक्लियर हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट की इस्लामिक परमाणु शक्ति बन सकता है। क्योंकि अभी तक इस्लामिक देशों में अगर किसी के पास परमाणु शक्ति है तो वो अकेला देश पाकिस्तान है। अमेरिका इतना चालाक देश है कि उसने अपना दबदबा बनाने के लिए, ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उन संदेशों को भी नकार दिया जिनमें यह बताया गया था कि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना ही नहीं रहा है, ना ही वो लंबी दूरी मिसाइल बना रहा है। ऐसा दावा रशिया भी कर रहा है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि ईरान सैन्य कारणों से न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर बन रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां मानती थीं कि अगले 10 वर्षों तक भी ईरान अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बताई गई थी। यही नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अमेरिका को यह बताया था कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो कि ईरान पिछले साल हुए हवाई हमले के बाद फिर से परमाणु हथियार बना रहा हो। यानी अमेरिका की तरफ से ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप पूरी तरह से निराधार थे। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान भविष्य में ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकता है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होंगी। सच तो यही है कि अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने की कोई ठोस वजह थी क्या? शायद नहीं। अब यह सवाल है कि फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? तो ईरान पर हमले के लिए इजराइल और सऊदी अरब ने लॉबिंग की। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप से 5 बार फोन पर बात हुई। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बार बार यह कहा कि वो अयतुल्लाह खमेनी को हटाने के लिए ईरान पर हमला करें। इस दबाव के बावजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत शुरू की। दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने यह कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमानों को वो अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने देगा, जबकि हकीकत यह थी कि सऊदी अरब अंदर ही अंदर अमेरिका पर, ईरान पर हमला करने की अपील कर रहा था। यह बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने अयतुल्लाह खमेनी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है?
तो इसका सही जवाब यह है कि ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को पहले से ही लगभग 4 दशकों से तैयार किया गया है। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसके पास प्लान बी नहीं, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ आगे तक मौजूद रहता है। फरवरी 1979 में जब ईरान में 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लाया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स का नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 यानी 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष, किसी भी विद्रोह की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे ये फोर्स IRGC जिसे कहते हैं, ये ईरान में वहां की सेना से भी शक्तिशाली बन गई, ताकतवर बन गई, और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अमेरिका अब इस पूरी जंग से एक एग्जिट का रास्ता यानी बाहर का रास्ता, युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज भी रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खामेनेई की मौत का बदला लेने में जो फितूर इस वक्त ईरान पर सवार है, वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप के देशों तक भी पहुंचने के। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिन ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट को घेरा है, मिसाइलें दाग रहा है, उनके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल ठिकानों को दुश्मन की नजरों से नहीं बचाया, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद भी कैसे इन देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, ईरान ने इसकी भी तैयारी की थी। अपने मिसाइली ठिकानों को दुश्मनों की नजरों से नहीं बचाया, ये जानता था, तो वो इस युद्ध में अगले ही दिन हार जाता, एक दिन नहीं टिक पाता। इसके लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पर्वत श्रृंखला को हथियार बनाया। पश्चिमी ईरान में जो ज़ाग्रोस आप देख रहे हैं, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, एक बार जूम इन कर दीजिए, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और सुरंगों में ही मिसाइलों का भंडार है। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग की ही नहीं जा सकती। तो ये जो ज़ाग्रोस पर्वतमाला है, वहां ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई हैं। सोचिए, सिटीज ऑफ मिसाइल। ये पहाड़ी चट्टानों को खोदकर बनाए गए हैं वो शहर हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं। इन्हीं सुरंगों में अलग अलग जगहों पर मिसाइलों का विशाल जखीरा तैनात किया गया है। ईरान जानता था कि इन सुरंगों को सैटेलाइट से भी ढूंढ नहीं जा सकेगा, और इसके अलावा ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर बनाए और उन बंकर्स में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी समझ लीजिए, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से माउंटेन को ही आप ट्रैक कर सकते हैं, माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे जो सुरंगें बनाई हुई हो, मिसाइल सिटी बनाई है ईरान ने, उनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इससे हुआ ये कि अब ईरान इस तरह के ट्रकों पर अपनी मिसाइलें को रखकर उन्हें दुश्मन देशों पर आसानी से दाग सकता है, और बाद में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स को वापस से बंकर में छुपाकर सुरक्षित रख सकता है। आज भी ईरान इन्हीं ज़ाग्रोस पर्वतमाला से लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये ट्रक्स से बाहर आती हैं, वहां से लॉन्चिंग होती है, अटैक होता है और फिर वो उन्हीं सुरंगों में चली जाती है। क्योंकि ये मिसाइल ठिकाने कुछ स्थानों की जगह सैकड़ों जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कई हमलों के बाद भी ईरान के पलटवार को रोकना अभी तक मुश्किल साबित हुआ है। इसके अलावा इन मिसाइल ठिकानों का रिमोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है, यानी IRGC के हाथ में है। और कहा जाता है कि इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है। उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है, बस उसे पता चल गया दुश्मन कौन है, वो अपने तरीके से उसके खिलाफ लगातार दम भर भर के अटैक करता है। अमेरिका और इजराइल इस फोर्स के सबसे बड़े नेता को तो मार सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे? इस पूरी फोर्स को खत्म करना मुश्किल है, और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हेड तो है, हेड को तो मार दिया है, लेकिन हर सैनिक
यहां पर अपने नेतृत्व में फैसले ले सकता है, हमला कर सकता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। 1,80,000 IRGC के जवान हैं। IRGC के पास मिसाइल ठिकानों का नियंत्रण है और आखिरी दम तक ईरानी इस्लामिक शासन की रक्षा ही उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम कर्तव्य है। यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए। क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें आई कहां से? तो इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। क्योंकि चाइना की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया, उसका कैसे हाथ है सुनिए। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना डाला। उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच तय हुआ कि ईरान उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद देगा और बदले में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईरान को करेगा। साल 1987 उत्तर कोरिया ने पहली बार स्कड-B मिसाइलों का पहला जखीरा ईरान को भेजा। इसके बाद जब इन मिसाइलों का नया संस्करण आया तो उत्तर कोरिया ने साल 1993 में 200 स्कड-C मिसाइलें ईरान को दी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, 1993, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई। इस डील के तहत ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल देने वाला था और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल की परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नो डोंग मिसाइल कहा जाता था। यहां से ईरान पीछे नहीं मुड़ा। उसने कई खतरनाक मिसाइलें बनाई जो आज पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के आधे देशों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद करके अपने दुश्मन देश अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। अब रशिया पर आइए। रशिया ने ईरान के ऐसे 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिनकी मदद से आज वो अपनी मिसाइलों से सटीक हमले कर पा रहा है। हालांकि ईरान के कई पलटवार, अगर आप देखें तो ईरान के इस पलटवार में उसके नागरिकों का दुर्भाग्य भी छिपा है। आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी, भूखमरी का सामना कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च किया। खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो आज वो लड़ रहा है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का पेट भरने में सारा पैसा गंवा दिया। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन आतंकी संगठनों पर, उनकी ट्रेनिंग पर, हथियारों पर पैसा खर्च करता रहा और उसकी खुद की आवाम भूखमरी से जूझती रही।